अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें। अगर आप एक इंश्योरेंस एजेंट हैं और आपने अभी तक MDRT नहीं की है, COT नहीं की है या फिर TOT नहीं किया है, तो ये जो अगली स्पीच है वो आपके लिए एक रामबाण का काम करने वाली है। क्यों रामबाण का काम करने वाली है? अरे भाई, आपको एक बहुत ही प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी मिलने वाली है। कौन देने वाला है? मिस्टर अतुल जैन देने वाले हैं। अतुल जैन दिल्ली से हैं और एक बहुत ही सक्सेसफुल प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइजर हैं। तो जोरदार तालियों के साथ मिस्टर अतुल जैन का स्वागत करें, जोरदार तालियों के साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अतुल जैन है। BITV के माध्यम से आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी डिस्कशन करने वाला हूं जिससे कि आपको एक हेल्प मिलेगी कैसे आप ना केवल MDRT कर सकते हैं बल्कि आप COT या TOT भी कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहता हूँ, अपनी बैकग्राउंड बताऊंगा तो उससे चीज़ों को लिंक कर पाऊंगा। मैंने LIC और ओरिएंटल का बिजनेस 1997 से शुरू किया। 1997 में मैंने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के साथ अपना पहली एजेंसी ली। 1999 में मैंने LIC के साथ अपनी एजेंसी ली और जब मैंने LIC और ओरिएंटल की एजेंसी ली तो मैं एक पार्ट टाइमर एजेंट था और पार्ट टाइम पे काम करता था। 2005 तक मैंने एज ए पार्ट टाइमर काम किया। 2005 पे मैंने एक जो मेरी जॉब थी जहाँ पे मैं मल्टीनेशनल कंपनी में एक फाइनेंस हेड था, वो नौकरी छोड़ करके मैंने 30 अप्रैल 2005 को अपनी नौकरी रिजाइन की और उसके बाद अपने इंश्योरेंस के प्रोफेशन को थोड़ा सा आगे लेके गया। लेकिन इंश्योरेंस करते करते साथ साथ मैं अकाउंट्स की रिटेनरशिप भी करता था। 2008 में 31 मार्च 2008 का वो दिन था जिस दिन मैंने ये डिसाइड किया कि टुडे आज हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है 2007-8 का, और 2008-9 जब फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा तो मैं उसके बाद कोई भी अकाउंट से रिलेटेड कार्य नहीं करूंगा। और 2001 अप्रैल 2008 से मैंने फुल्ली अपने आप को इन्वॉल्व किया इंश्योरेंस के अंदर और सिर्फ इंश्योरेंस के काम के अंदर। दोस्तों, आज करीब 13 साल के बाद मैं जब से मैं अपने आप को फुल टाइम काम इंश्योरेंस एजेंसी में लेके आया, उसके बाद से मैं कंटिन्यूस LIC के साथ MDRT करता रहा हूँ। पिछले 3 साल से मैं COT रहा हूँ और लास्ट ईयर मैंने TOT क्वालिफाई किया है। दोस्तों, आज मैं आपको आपके इस प्रोफेशन के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। मैंने इंश्योरेंस का जब एज ए पार्ट टाइमर शुरू किया था, जब मैं थोड़ा बहुत काम करता था और वो मैक्सिमम जो काम करता था वो लाइफ इंश्योरेंस में ही करता था, क्योंकि जनरल इंश्योरेंस एक ऐसा फील्ड था जहां पे आपको सर्विसेज की बहुत सारी जरूरत थी। और सर्विसेज के मामले में क्योंकि बिकॉज आई वाज वर्किंग इन ए मल्टीनेशनल कंपनी जहां पे मुझे मेरी फाइनेंस हेड होने की वजह से ऑफिस के अंदर काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती थी, तो मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहता था जिससे कि मेरे ऑफिस का काम सफर हो। जहां पे मेरी कमिटमेंट जो मेरी कंपनी के साथ है, जिस कंपनी में मुझे कंपनी ने एक एज ए अकाउंट्स हेड रख रखा है, तो मेरी जो पर्सनल रिक्वायरमेंट थी, पहली जो प्रायोरिटी थी वो ये थी कि मैं अपने ऑफिस का कोई भी काम सफर करे बिना आगे चलूं। तो मैं जनरल इंश्योरेंस का काम करता ही नहीं था, या करता था तो बहुत थोड़े से, कभी मेडिक्लेम कर लेता था या मतलब कोई एक आधी गाड़ी किसी जानकार की आती थी तो करता था उससे। लेकिन हाँ, लाइफ इंश्योरेंस में मैं 15, 20, 25, 30 पॉलिसीज एज ए पार्ट टाइमर करता था, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस के अंदर सबसे अच्छी क्वालिटी क्या है कि आपकी सर्विसेज का जो है वो थोड़ा सा एरिया कम है। आपको नॉर्मली जिसको आपने एक पॉलिसी दे दी उसको आपको लंबे टाइम तक उसको सिर्फ आपको जो सर्विस सर्व करना है वो ये करना है कि उसका प्रीमियम जमा कराने हैं। बहुत कम चांसेस ऐसे होते हैं कि जब आदमी को, इंसान को लोन की जरूरत पड़ती है तो आपको लोन की पेमेंट करानी होती है। तो मुझे लगा कि लाइफ इंश्योरेंस के अंदर मुझे ऐसा लगा कि भाई ये काम ऐसा है कि जो आप एज ए पार्ट टाइमर भी थोड़ा बहुत कर सकते हैं। लेकिन जनरल इंश्योरेंस में यदि आप ऑफिस के अंदर किसी ऑफिस की एक कोई क्राइसिस के अंदर बैठे हुए और आपके किसी क्लाइंट का फोन आ जाता है कि मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया या मेरी
मेरी वाइफ एडमिट हॉस्पिटल में एडमिट होगी और उस टाइम पे आप उसका फोन नहीं उठाएंगे, तो फिर नेचुरली वो आप क्लाइंट आपको कभी भी एक अच्छी गुड बुक्स में नहीं रखेगा। तो ये बात मुझे बहुत पहले से समझ आ गई थी, जब तक मैं जनरल इंश्योरेंस का काम नहीं बढ़ाऊंगा, जब तक कि मेरे पास मैं फुल टाइम फ्री नहीं हुआ, क्योंकि ये बात मैं समझ चुका था कि जो जनरल इंश्योरेंस का काम है वो सर्विसिंग के साथ ही चलता है और बिना सर्विसिंग के आप सर्वाइव मार्केट में नहीं कर पाएंगे। तो मैंने 2008 के बाद अपना जनरल इंश्योरेंस का जो स्पेशली मेडिक्लेम का और व्हीकल इंश्योरेंस का काम इंक्रीज किया। और दोस्तों मेडिक्लेम का मैं यहाँ पे एक ऐसा इंसिडेंट आपको जोड़ना चाहता हूँ कि 2007 के अंदर या 2008 के अंदर ऐसा मेरे ब्रदर के लॉज में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि उस एक सेंट्रो गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ जयपुर हाईवे पे, और जितने भी उस गाड़ी के अंदर लोग थे उन लोगों का बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ, और उनमें से एक मेरे ब्रदर के कजन ब्रदर इन लॉ की डेथ भी हो गई। तो और बाकी जो 3-4 जने उस पॉलिसी के अंदर उस गाड़ी के अंदर थे, वो लोग बहुत अच्छे डैमेजेस हुए और उनको मैक्स सुपर स्पेशलिटी साकेत में लेके आया गया। जब उनकी डिटेल्स निकल के आई तो उस डिटेल्स में आया कि उसमें 2 पॉलिसीज इन्वॉल्व थी, एक नेशनल इंश्योरेंस कंपनी की, क्योंकि 2 फैमिली इन्वॉल्व थी उस गाड़ी के अंदर, 2 फैमिलीज बैठी थी। तो उसमें एक फैमिली की पॉलिसी जो थी मेडिक्लेम पॉलिसी थी वो नेशनल से थी, और दूसरी जो फैमिली के जो बंदे थे वो लोग ओरिएंटल इंश्योरेंस से कवर थे। और एक ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से टीपीए था, रक्षा टीपीए, और न्यू इंडिया नेशनल की का जो टीपीए था वो था जेनिस्ट करके टीपीए था। दोस्तों जब ये सब कुछ हुआ तो जिस एजेंट ने वो पॉलिसी उन फैमिली की कर रखी थी, उन्होंने उन फैमिली के मेंबर्स का फोन, उस एजेंट ने उस फैमिली के मेंबर्स का फोन उठाना बंद कर दिया। तो मेरे ब्रदर ने ये मुझे बताया कि ऐसे ऐसे ये प्रॉब्लम हो गई है और यहाँ पे इतना सब कुछ हो गया, और यहाँ पे क्योंकि एक बड़े पैसे की इन्वॉल्वमेंट है इसलिए कैशलेस भी चाहिए। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम आज तो ईमेल और ये व्हाट्सएप और ये बहुत सारी चीजें हैं। ये मैं 2008 की जब मैं बात बता रहा हूँ तो उस टाइम पे ये सब चीजें नहीं थी मार्केट के अंदर, ये सब चीजें नहीं होती थी। तो उस टाइम पे आपको या ज्यादा से ज्यादा मेल कर सकते थे आप, मेल का रिप्लाई भी बहुत फ्रिक्वेंटली इंश्योरेंस कंपनीज देती या टीपीएस देते नहीं थे। तो खैर एनी हाउ मैंने अपने ब्रदर को एक ही बात बोला कि मेरे का ब्रदर आप ऐसा करिए कि अब उनकी दोनों की पॉलिसीज ले आइए, फिर हम एक मेल डालते हैं और लेट अस सी कि व्हाट वी कैन ऑफर बेस्ट फ्रॉम आवर साइड। तो मेरे ब्रदर ने मुझे उनकी पॉलिसीज ले गया, मैंने उनको एक दोनों टीपीएस में एक मेल डाली, और जब मैंने मेल डाली तो उसका अगले दिन कोई रिप्लाई नहीं आया। तो अगले दिन मैंने एक बारी और रिमाइंडर डाला, लेकिन मुझे कहीं से ये ऐसा लगा कि ये रिमाइंडर और ये सब चीजें चलती रहेंगी, और इंश्योरेंस क्योंकि टीपीएस के पास भी अपने प्रेशर्स होते हैं, वो लोग भी ऑलरेडी क्योंकि उनके पास कैशलेस के इतने सारे रिक्वायरमेंट्स आई भी होती है, तो कभी वो मेल देखते हैं कभी नहीं देखते, और जिसमें उन्हें लगता है कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस है तो वो उतना टाइम नहीं लगा पाते। तो मैंने सोचा कि क्योंकि ये ब्रदर के लॉस का फैमिली का मैटर था, तो मैंने बेसिकली क्या किया कि मैं सबसे पहले जेनिस टीपीए में गया, और वहां का जो हेड थे उस टाइम पे मिस्टर विक्रम होते थे, जेनिस टीपीए नोएडा के अंदर है। मैं उनसे मिस्टर विक्रम को मैंने कहा, नाम मैंने पहले चेक कर लिया था कि यहाँ के टीपीए को हेड कौन कर रहा है। तो मैंने वहां से उनसे बात करी। तो मैं जब उनके ऑफिस पहुंचा तो उन्होंने मुझे वहां पे पूछा कि आप किस लिए आए हो। तो मैंने उनको बोला कि भाई मुझे ऐसे ऐसे कुछ काम है और एक कैशलेस आप लोगों के यहाँ से हो नहीं रहा है, और मैं 2 दिन से मेल भी डाल रहा हूँ, और फैमिली वहां पे मैक्स सुपर स्पेशलिटी साकेत में अवेलेबल है, और उनको इस टाइम पे बहुत क्योंकि यदि हम मेडिक्लेम का कैशलेस नहीं मिलेगा तो हॉस्पिटल की तरफ से बार बार प्रेशर आ रहा है कि आपको पैसे जमा कराने पड़ेंगे, पैसा बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है, तो इसलिए मेडिक्लेम का कैशलेस भी बहुत जरूरी था। तो उन्होंने बोला कि मुझे मिस्टर विक्रम से मिलने का मौका मिला। मैंने उनको अपनी सारा बताया, सब कुछ बताया कि ये सब चीजें चल रही हैं और फैमिली बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब है, तो आप इसमें यदि हमारी हेल्प कर देंगे। तो उन्होंने जब मेरे से मिले और उन्होंने जब इस चीज की जेन्युइनिटी समझी, तो उन्होंने देन एंड देयर मेरे सामने ही उस पॉलिसी के अंदर 4 लोग थे, जिसमें 4 में से 3 मेंबर्स उस पॉलिसी के उस गाड़ी के अंदर सेंट्रो कार के अंदर थे।
तो तीनों लोगों का उन्होंने इमीडिएटली, क्योंकि उस टाइम पे इंडिविजुअल पॉलिसीज होती थी, तो इमीडिएटली तीनों का कैशलेस जितने जितने रुपए का सम एश्योर्ड था तुरंत उन्होंने अप्रूवल दे दिया मेरे साथ में बैठे बैठे। और उन्होंने कहा सर हमने मेल भेज दी मैक्स, आप ऐसा करिए इसका प्रिंट आउट भी ले जाइए, इनकेस वो आपको कहें कि मेल नहीं आई तो वो फिर आप हमारे, और उन्होंने अपना मुझे पर्सनल नंबर भी दिया कि आप इनकेस आपको कोई हेल्प की जरूरत हो या कुछ भी, क्योंकि एक ह्यूमैनिटी का मैटर है और हम भी आपके साथ हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। आप ये लेटर ये मेल का प्रिंट आउट भी ले जाइए जिसमें हमने मैक्स सुपर स्पेशलिटी साकेत को अप्रूवल दिया है, तो आप अपने साथ ले जाइए और यदि कहीं जरूरत होगी तो फिर आप मेरे से बात करा दीजिएगा वहां पे। हमने वहां से नोएडा से जब ये फ्री हुए, ये लेटर लेकर के निकले, तो मैं सीधा रक्षा टीपीए फरीदाबाद पहुंचा। वहां पे जाकर भी मैं उस टाइम पे डॉक्टर भारद्वाज एक रक्षा टीपीए में होते थे, मैं उनसे जाके मिला। उनको भी मैंने सेम सिचुएशन बताई कि सर ऐसे ऐसे ये मेजर एक्सीडेंट हो गया और इसमें जो फैमिली इन्वॉल्व है बहुत मेजर खर्चा हो रहा है और हमारे पास, हम 2 दिन से आप लोगों को मेल कर रहे हैं तो और आपके यहाँ से कोई कंफर्ट नहीं मिल रहा। तो उन्होंने भी मेरी हेल्प करी और उन्होंने भी इमीडिएटली, मैंने उनको बताया कि सर ऐसे ऐसे, क्योंकि 2 फैमिलीज इन्वॉल्व हैं, एक फैमिली जेनिस टीपीए के साथ इन्वॉल्व थी, कवर्ड थी, तो मैंने उनसे ये कैशलेस का मैं उनके यहाँ से करा गया। उन्होंने जब मेरे से मिले और बात कर रहे तो उनको समझ आ गया कि भाई ये कैशलेस कर देना चाहिए, तो मैं ये कैशलेस करवा के आया हूँ जेनिस से और मैं सीधा आपके पास आया हूँ। तो उन्होंने भी उस सिचुएशन को समझा और समझने के बाद उन्होंने जितना वो जो पर्सन हॉस्पिटल में एडमिट था उस पॉलिसी, ओरिएंटल की पॉलिसी के अंदर, उसको जितना अमाउंट बनता था उसके जितने अप टू सम एश्योर्ड तक का पूरा अमाउंट एक साथ कैशलेस करा। और उन्होंने भी मुझे एक प्रिंट आउट निकाल के दे दिया कि हमने मैक्स में भेज दिया है, आप ये ले जाइए। और उन्होंने भी अपना पर्सनल नंबर शेयर किया कि भाई आपको कभी भी जरूरत हो तो आप उनको, यदि हॉस्पिटल टीपीए में कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मेरी बात करा दीजिएगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको, यहाँ से मेरी जर्नी शुरू होती है जनरल इंश्योरेंस के साथ, क्योंकि जब मैंने ये कार्य किया इसमें वो पॉलिसीज मेरी साथ इन्वॉल्व नहीं थी, उसमें मैं दोनों टीपीए में से किसी भी टीपीए में किसी आदमी को जानता नहीं था, लेकिन सिर्फ मैंने उस टाइम पे अपने एफर्ट्स किए, उस टाइम पे ये जाने बिना कि ये मत समझे बिना कि भाई ये ब्रदर के लॉस तो पिछले 10 सालों से ब्रदर के लॉज है, उन्होंने आज तक मुझे काम नहीं दिया तो मैं क्यों किसी की हेल्प करूं, ये दिमाग में लाए बिना सिर्फ ये सोच के ऑन ए ह्यूमैनिटी ग्राउंड कि भाई मुझे इस जगह पे सिर्फ इनको हेल्प करनी है। तो मैंने उस तरीके से शुरू किया और मैं पहले मेल्स करी, उसके बाद मैं पर्सनली गया और जाने के बाद मैंने कैशलेस कराया। तो जब ये सारा काम हुआ तो उसके बाद जो मेरे ब्रदर के इन-लॉज में जो फैमिली मेंबर्स थे उनके दिमाग में मेरे लिए एक स्पेशल जगह बन गई। उन्हें लगा कि ये एक आदमी है जिसका काम भी नहीं था और उसने इतना सब कुछ इधर से उधर भाग दौड़ करने के बाद ये पूरा कैशलेस का अप्रूवल दिलाया है। तो उसके बाद उस फैमिली से मुझे 1 साल के अंदर करीब 50 से 60 मेडिक्लेम की पॉलिसीज ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी में मिली और वहां से मेरी जनरल इंश्योरेंस की जर्नी आगे शुरू हुई। उसके बाद मैं जनरल इंश्योरेंस के अंदर आगे चलता रहा, लेकिन उसके सबसे ज्यादा जो मेरा एक ही कंसर्न हमेशा से रहा कि सर्विसिंग का जो मैटर है ना, उसमें कभी भी किसी को मैंने सर्विसिंग के मामले में मैंने अपनी कोशिश ये रखी कि मुझे हाईएस्ट रखनी है। जब मैं अकेला जॉब छोड़ के जब मैं अकेला कार्य करता था तब भी मैं पूरा काम अच्छे से करता था। मेरा एक सिस्टम था, जब मैं कभी किसी नई क्लाइंट की पॉलिसी बनाता था तो मैं उसको एक पॉलिसी की ना एक प्रॉपर एक वेलकम लेटर बना करके, एक उसकी प्रेजेंटेशन बना करके, एक पॉलिसी की कॉपी, कैशलेस के कार्ड्स, कंपनी की जो, जैसे ओरिएंटल से ज्यादा काम करता था, ओरिएंटल की एक प्रोस्पेक्टस साथ में लगा के उसमें जो 4.3, 4.1, 4.2 उसको हाईलाइट करके, ये सब चीजें मैं लगा के, जब मैं अकेला भी काम करता था मेरा सिस्टम ये था कि मैं सब चीजें बहुत परफेक्ट करने की कोशिश करता था। तो उससे क्या होगा कि क्लाइंट्स को जब मैं एक मेडिक्लेम की पॉलिसी देने जाता था तो उसको लगता था यार ये एक प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहा है ये लड़का, और वो उस चीज को अप्रिशिएट करने लगे। तो आज मेरे पास ऑफिस में एक अच्छी बड़ी टीम है जो हेल्थ इंश्योरेंस को हम डील करते हैं। आज हमने पिछले 10 सालों के अंदर यदि अपने लाइफ इंश्योरेंस के काम को बढ़ाया है तो सिर्फ और सिर्फ जनरल इंश्योरेंस की वजह से, क्योंकि आज हमारे पास 5.5-6 करोड़ रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस का बिजनेस है और हमारे पास एक बड़ी टीम है जो लोग पूरा कार्य देखते हैं। अब
आज हमारे पास यदि कोई आदमी हॉस्पिटल में एडमिट होता है, कोई भी हमारा क्लाइंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है, उसको एडमिशन से लेके डिस्चार्ज तक हमारी टीम पूरी टेक केयर करती है। और उसका कितनी क्वेरीज लगी हैं, जैसे ही क्वेरी लगती है तो उसको क्लाइंट के अटेंडेंट को बताते हैं कि भाई ये क्वेरी लगी है, उसका जवाब दे दीजिए सर। उसके बाद जब कैशलेस फाइनल अप्रूवल, यदि कोई पेशेंट 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 10 दिन ऐसे मतलब इंक्रीज होते हैं, डेज इंक्रीज होते हैं, हम उसका बीच बीच में से टीपीए से फॉलोअप करके उसका ना रिवाइज बिल भेजते रहते हैं, जिससे कि रिवाइज अप्रूवल्स आने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जब कभी कोई पेशेंट एडमिट होता है हॉस्पिटल में, तो वो किसी एक पर्टिकुलर रीजन की वजह से एडमिट होता है, तो उसको मान सपोज 2 लाख या 2.5 लाख या 3 लाख रुपए का हॉस्पिटल वाले अप्रूवल मांगते हैं। लेकिन जब वो उसकी कंडीशन थोड़ी चेंज हो जाती है या उसमें कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं, तो पता लगता है कि वो 2.5 लाख का बिल 10 लाख का बन चुका होता है। लेकिन यदि आप एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज 10 लाख रुपए का बिल 2.5 लाख रुपए इनिशियल अप्रूवल मांगा हो और बाद में एट द टाइम ऑफ फाइनल डिस्चार्ज 10 लाख रुपए मांगे हो, तो हॉस्पिटल से टीपीए इतनी सारी क्वेरी करता है कि उसके बाद क्लाइंट को वहां पे 5 घंटे 7 घंटे 10 घंटे कैसे लग जाते हैं ये भी नहीं पता लगता, क्योंकि क्वेरीज इतनी सारी होती है। वो बार बार टीपीए वाले भी बोलते हैं कि जब तुम्हारा बिल ये इतना इंक्रीज हो रहा था तो आपने हमारे से बीच में अपडेशन करके इसके अनाउंसमेंट क्यों नहीं लिया। तो ये सब चीजें हमने ड्यू टू एक्सपीरियंस नोटिस करी कि भाई हमने इतने साल जब काम किया तो हमें लगा कि ये चीजें आती हैं जिससे जब पेशेंट या क्लाइंट जब रिटायर्ड वहां से हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहा होता है, उसको उस टाइम पे जरूरत पड़ती है, तो वहां पे बहुत टाइम लगता था। तो ये चीजें हमने अपनी यूएसपी का पार्ट बनाया कि जैसे ही कोई आदमी हॉस्पिटल में एडमिट होता है और उसके बाद वो यदि उसका स्टे लंबा होता है तो हम उसको टाइम टू टाइम उसके अप्रूवल्स लेते रहते हैं, जिसकी वजह से जब वो फाइनल डिस्चार्ज जाता है तो हॉस्पिटल टीपी के पास हॉस्पिटल की तरफ से सारी डिटेल्स जा चुकी होती है, तो वो फाइनल डिस्चार्ज कराना थोड़ा सा इजी हो जाता है। इसके साथ साथ मैं एक और बात बताता हूँ कि जो सर्विसिंग है वो इतनी पावरफुल टूल है, इतना पावरफुल टूल है सर्विसेज, कि जब आप किसी भी क्लाइंट को एक अच्छी वाव सर्विस देते हैं तो उसके बाद उस क्लाइंट का एक कॉन्फिडेंस भी बनता है और वो आपको 10 जगह रिकमेंडेशन भी देता है। मेरा ये पिछले 8 से 10 साल का अनुभव है कि जब जब हमने किसी क्लाइंट को हॉस्पिटल से कैशलेस करके डिस्चार्ज कराया है, हमारे पास सामने से एटलीस्ट 4 से 5 क्वेरीज आती ही आती है। और उन क्वेरीज में ये नहीं कि मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि जो क्वेरीज आती है वो हमेशा लॉक होती हैं, लेकिन उनमें से 2 क्वेरीज 3 क्वेरीज डेफिनेटली लॉक भी होती हैं। और सबसे अच्छी बात क्या होती है, जब वो क्वेरी लॉक होती है उसमें हम पॉलिसी को नहीं समझा रहे होते। हमारा क्लाइंट जिसकी फैमिली का मेंबर को हमने डिस्चार्ज कराया है, वो क्लाइंट हमारे अपने मित्र को, अपने फैमिली मेंबर को, अपने रिलेटिव्स को वो समझा रहा होता है कि ये पॉलिसी के ये फायदे हैं और जैन साहब के साथ अतुल जैन जी के साथ काम करने का आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि इनके पास एक बड़ी टीम है और वो आपको कभी भी जब भी कभी हॉस्पिटल में कोई तकलीफ आएगी तो उसको वो बहुत टेक केयर करते हैं। तो मैंने जितना भी काम जो अपना हमने बढ़ाया सिर्फ सर्विसेज को लेके बढ़ाया। दूसरी यूएसपी मैं आपके साथ और शेयर करना चाहता हूँ मेरे प्रोफेशन के अंदर जो मैंने लिए, और मैं सबको कहता हूँ कि आप लोगों को भी इसको अडॉप्ट करना चाहिए। जो लोग लाइफ इंश्योरेंस के बिजनेस में हैं और जो लोगों को आगे कुछ अच्छा करने का मन है, तो वो साथ में अपना मेडिक्लेम पोर्टफोलियो भी जरूर बनाएं, क्योंकि मेडिक्लेम पोर्टफोलियो में बनाने से सबसे बड़ा ये बेनिफिट होता है कि जब आपके पास मेडिक्लेम के अंदर क्लेम्स आते हैं ना, तो और वो आपके साथ क्लाइंट आपको साथ में सिंक कर लेता है, एक साथ सिंक होता है, क्योंकि उसको जब सर्विसेज दिख रही होती हैं आपकी। लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है, सर्विसेज का बहुत बड़ा पार्ट नहीं होता। आपने प्रीमियम लिया, आपने ऑनलाइन भी जमा करा दिया, आपने ले करके ज्यादा से ज्यादा आपका एग्जीक्यूटिव चेक लेके आया और चेक लेके आने के बाद उसने चेक ले करके डिपॉजिट किया और रसीद आपने कोरियर कर दी, तो बहुत बड़ी सर्विसेज दिखती नहीं है। लेकिन जब हॉस्पिटल में उसको कैशलेस मिलता है और वो इतनी सारी क्वेरीज होती हैं हॉस्पिटल की, जब आप उस पेशेंट के अटेंडेंट के साथ बात कर रहे होते हैं जो कि पॉलिसी होल्डर होता है या पॉलिसी होल्डर का कोई नॉन टू होता है जिससे डील कर रहे होते हैं, जो हमारे ऑफिस से सामने से फोन आ रहे होते हैं कि सर आपने एक बार देख लीजिए, क्वेरी लगी हुई है, अब इसका जवाब करा दीजिए। तो उससे क्या होता है कि उसको क्लाइंट को ये कॉन्फिडेंस बन जाता है कि यार ये जो है ये अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, इन लोगों को हमारी केयर है। और जब भी हॉस्पिटल से जब पेशेंट डिस्चार्ज होता है, चाहे बेशक वो 5 दिन बाद डिस्चार्ज हुआ है, चाहे बेशक वो 3 दिन के बाद डिस्चार्ज हुआ है, जब
तक डिस्चार्ज नहीं होता उससे पहले मेरे पास कॉल कोई नहीं आता। डिस्चार्ज होने के बाद जब भी वो हॉस्पिटल से अपने घर पहुंचते हैं, मेरे पास क्लाइंट का फोन आता है या पॉलिसी होल्डर का फोन आता है कि सर आपके यहाँ से हमने मेडिक्लेम कराई थी और आपकी टीम बहुत अच्छी है, आप लोग आपकी टीम ने इतना अच्छे से कोऑपरेट किया और हमारे को बिल्कुल महसूस नहीं होने दिया कि भाई ये कोई प्रॉब्लम है। मेडिक्लेम में कोई इतने सारे क्वेरीज थी, सब उन्होंने अपने तरीके से सॉर्ट आउट कराई और हमारा कैशलेस भी बहुत अच्छे तरीके से हो गया। फिर हम जैसे ही ये प्रोसेस पूरा होता है उसके बाद हमारी अपनी टीम को एक इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं कि जो कैशलेस जो हमारा है ना, ये तो हमारे इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे लोग कैशलेस करा देते हैं। मेडिक्लेम का कैशलेस कराने में कोई मतलब बहुत सारे एजेंट्स हैं जो अच्छे से काम करते हैं, लेकिन मैंने एक चीज इस इंडस्ट्री में काम करते करते एक चीज नोटिस करी कि कैशलेस नॉर्मली करा लेते हैं लेकिन रिएम्बर्समेंट पे कोई भी कंट्रोल नहीं करता। रिएम्बर्समेंट कोई करना या तो एजेंट करना नहीं चाहता क्योंकि अल्टीमेटली रिएम्बर्समेंट इट इज एक्सपेंस टू द एजेंट। एजेंट का खर्चा है, ये खर्चा ऐसे कि आपने यदि किसी क्लाइंट के रिएम्बर्समेंट के क्लेम दिलवाया तो उसमें क्या होगा कि आपको अपना लड़का भेज करके पेपर्स मंगाने होंगे, फिर पेपर्स को आपने स्क्रूटनाइज करना होगा, स्क्रूटनाइज करके उसको टीपीए में जमा कराने होंगे। टीपीए में की बाद टीपीए ने यदि कोई उसमें क्वेरी लगा दी तो वो क्वेरी क्लाइंट से पूरी करानी पड़ेगी, फिर आपको पेपर लेकर के भेजना पड़ेगा, फिर आपको उसको टीपीए में भेजना पड़ेगा। तो ये 2-3-4 बार यदि आप क्लाइंट के पास जाएगा फिर टीपीए में जाएगा तो क्लाइंट का एक मतलब बेसिकली एजेंट का एक खर्चा है जिसको नॉर्मली लोग एजेंट्स लोग जो हमारी कम्युनिटी में जो एडवाइजर्स हैं वो इसको अवॉइड करते हैं रिएम्बर्समेंट के क्लेम्स को। हमने इसको एक अपना यूएसपी बनाया। हमने इस रिएम्बर्समेंट को ये सोचा कि हम रिएम्बर्समेंट हमारी एक यूएसपी है। हमारे जैसे ही एक पेशेंट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है अगले दिन ही हमारे यहाँ से मेरा जो हेल्थ मैनेजर है वो उनको फोन करते हैं और उनको बोलते हैं सर अब आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए हैं, आज आप कैसा फील कर रहे हैं। वो जैसी भी उनकी सिचुएशन होती है वो बताते हैं। तो वो उनको बताते हैं कि सर आज से लेके अब कल जो आप डिस्चार्ज हुए आज से लेके आपको 60 दिन तक के जो भी आप मेडिसिन लेंगे आपको उसके पैसे मिलेंगे। इसके बाद यदि आप डॉक्टर को कंसल्टेशन के लिए जाएंगे तो उसके आपको पैसे मिलेंगे। इसके अलावा यदि आप सेकंड ओपिनियन के लिए किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसके भी पैसे आपको मिलेंगे। यदि आप कोई मेडिकल टेस्ट कराते हैं तो आपको उसके भी पैसे मिलेंगे। तो ये सारे आपको पैसे मिलेंगे। आप सिर्फ अपने बिल संभाल के रखिएगा। ये उसके जब आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में, जितने दिन में भी आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे सर एक बार आप हमारे को कॉल कर दीजिए। हमारा एग्जीक्यूटिव वहां से आके पेपर ले लेगा और वो पेपर ले जा करके हम इंश्योरेंस कंपनी में जमा करा देंगे जिससे कि जो पैसे आपके लगे हैं वो हम आपको दिला देंगे। हम इसके साथ साथ वो ये भी हमारे मैनेजर वो भी ये भी अपडेट करते हैं सर हॉस्पिटल जाने से पहले यदि आपने कोई डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन आपके पास हो, उसके बाद आपके पास कोई उसके बिल्स हो, कोई मेडिसिन खरीदी हो, उससे पहले आपने यदि कोई टेस्ट 30 दिन पहले तक के कोई टेस्ट आपने कराए हुए हो इस बीमारी से रिलेटेड, इस डिजीज से रिलेटेड, तो प्लीज ये हमें जरूर शेयर कीजिएगा क्योंकि ये भी हमें चाहिए आपके, हम इसके भी पैसे आपको दिला देंगे। तो जब ये एक प्रोसेस बनाया गया तो उसमें सबसे अच्छी जो चीज हमें लगी कि क्लाइंट को जब पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के बाद किसी क्लाइंट को 50,000 मिल रहे हैं, किसी को 1 लाख रुपए, 70,000 रुपए, 60,000 रुपए ऐसे पैसे मिलते थे तो लोगों को बड़ा अच्छा लगता था कि यार ये, क्योंकि कुछ लोग हमारे पास किसी ना कहीं से के मूव हुए क्लाइंट्स भी हमारे पास आते हैं जो कि पहले किसी और एडवाइजर्स के साथ सर्विस ले रहे थे, अब हमारे पास आ रहे हैं और उनके पास कोई पीछे क्लेम का की हिस्ट्री भी यदि सपोज उनके पास है तो वो इमीडिएटली हमारे को क्लिक करते हैं कि हाँ यस यार हमने पिछली बार जो क्लेम लिया था उसमें कैशलेस तो हो गया था बट रिएम्बर्समेंट में तो कोई इतने सारी जो जैन साहब ने भी हमारे को 40,000 रुपए की पेमेंट दिलाई है, 35,000 की पेमेंट दिलाई है, 70,000 की पेमेंट दिलाई है, ऐसी पेमेंट तो हमारी पिछली बार आई नहीं। तो फिर वो डिस्कस करते हैं सर हमने तो पहले भी क्लेम लिया था 3 साल पहले, 4 साल पहले, लेकिन उसमें तो उन्होंने एडवाइजर ने हमारे से बात नहीं करी इस तरीके की और वो तो पैसे हमारे को बाद के मिले नहीं, अब मिल सकते हैं क्या? तो फिर हम उनको बताते हैं नहीं अब नहीं मिल सकते, बट ये एक ऐसी चीज है कि अब हम आपको हमारी जिम्मेवारी है सर, ये आपके जब भी कभी क्लेम आएगा हम आपको पूरे पैसे वापस आपको रिएम्बर्समेंट पूरी दिलाएंगे। दोस्तों यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक वो है कि जब हमने लोगों को सर्विसेज अच्छी दी तो उसके बेसिस पे लोग सामने से हमारे को एक 1-to-1 नेट्स भी मिलते हैं, रेफरेंसेस भी मिलते हैं और वो रेफरेंसेस इतने ज्यादा सॉलिड होते हैं कि वो उसमें हमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तीसरी चीज मैं यहाँ पे एनहांस बात करना चाहूंगा, मैं जब भी हेल्थ इंश्योरेंस किसी क्लाइंट को देता हूं तो उसको एक बात जरूर कहता हूं कि हमारे यहाँ पे ये भी मेरे ऑफिस का ही सिस्टम है बेसिकली
कि हम जब किसी भी क्लाइंट का रिन्यूअल करते हैं तो हम उसको 3 स्लैब्स और एक्स्ट्रा देते हैं। यदि उसकी नो क्लेम हिस्ट्री होती है कि पिछले 2 सालों में कोई क्लेम नहीं हुआ होता, तो हम उसको 2 स्लैब्स और ऑफर करते हैं, जिसमें मान लिया किसी क्लाइंट की 6 लाख की पॉलिसी है, और क्योंकि मैं अभी आपको जो डिस्कशन कर रहा हूँ वो सिर्फ ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की मेडिक्लेम पॉलिसी की डिस्कशन कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे जो मैक्सिमम मैं अभी हेल्थ इंश्योरेंस में जो मेरा मैक्सिमम काम है वो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के साथ है। तो मान लिया जैसे मैंने 6 लाख की पॉलिसी किसी क्लाइंट की मेरी चल रही है, तो हम उसको 7 लाख रुपए की, 8 लाख रुपए की और एक 12 लाख की, 7, 8 और 12, 7 लाख रुपए 2 स्लैब्स ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम फ्री ईयर में अलाउ कर रखा है कि या तो आप 2 स्लैब्स भरा सकते हैं अपने, या आप नए प्लान में जा सकते हैं। जैसे गोल्ड प्लान 6 लाख से लेके 10 लाख तक का गोल्ड प्लान है, तो यदि आपने 6 लाख और 7 लाख और 8 लाख हमने 2 स्लैब्स दे दिए उसको, और 12 लाख हमने दूसरा अमाउंट दिया 12 लाख का, जिसमें कि डायमंड प्लान में शिफ्ट होती है। तो वो ऐसा करने से क्या होता है कि एक तो क्लाइंट का सम एश्योर्ड बढ़ता है, कि जो कि आज के सिनेरियो में बहुत जरूरी है सम एश्योर्ड बढ़ाना, ठीक है। दूसरी चीज होती है कि क्योंकि ओरिएंटल की पॉलिसी में रूम रेंट के साथ लिंक पॉलिसी है कि हर चीज रूम रेंट के साथ 1% ऑफ द सम एश्योर्ड के साथ रूम रेंट मिलता है, तो उसमें ये होता है कि क्लाइंट को हम इसके लिए भी कन्विंस करते हैं कि सर देखो अभी मेडिकल के अंदर बहुत सारे चार्जेस इंक्रीज होते आ रहे हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, तो आप प्लीज इस पॉलिसी अपना सम एश्योर्ड बढ़ा लीजिए। तो हर साल जब हम अपने क्लाइंट्स को 2-3 स्लैब्स ऊपर के ऑप्शन देते हैं, तो उससे हमारा 15 से 20% प्रीमियम बाय डिफॉल्ट बढ़ जाता है। उसमें हमें कुछ करना नहीं होता, सिर्फ हमें क्लाइंट्स को अपग्रेडेशन, और ये नहीं कि हमने क्लाइंट्स को बोला कि भाई आप अपग्रेड कर लीजिए और वो अपग्रेड कर लेते हैं। सारे क्लाइंट्स अपग्रेड नहीं करते। बहुत सारे क्लाइंट ऐसे हैं जिनको हम पिछले 5-5, 7-7 सालों से बोल रहे हैं कि सर अपग्रेड कर लीजिए, क्योंकि 5 साल पहले जो हॉस्पिटल में रूम का सिंगल रूम का रेट 6,000 रुपए था, 7,000 रुपए था, आज 12-15,000 रुपए हो चुका है। ये हम बात उसको कन्विंस कर रहे हैं, सर आज आप यदि हॉस्पिटल में जाएंगे तो क्या आप ट्विन शेयरिंग रूम ले पाएंगे? तो लेकिन वो कहते हैं नहीं, मतलब वो अपनी हिसाब से जितना, मतलब जो उनकी सोच है, हम क्लाइंट की सोच को हम कभी चेंज नहीं कर सकते, बट हम अपना काम जरूर करना चाहते हैं कि हम अपनी बात जरूर करते हैं कि हम क्लाइंट को कम से कम उतना जरूर कन्विंस करते हैं कि भाई सर हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं और आपको भी अब इसके लिए सोचना चाहिए। और क्योंकि आज यदि आप हमारे पास 10,000 का, 12,000 का, 15,000 का प्रीमियम नहीं बढ़ाना चाहते, कल यदि आप हॉस्पिटल में जाके आप सिंगल रूम में लेंगे तो आपको कुछ लाख रुपए प्रो डाटा में देने पड़ेंगे। तो ये बात हम अपने क्लाइंट्स को हमेशा बोलते हैं, और वो इस बात का इम्पैक्ट भी आता है, और उससे वो क्लाइंट्स बहुत सारे क्लाइंट्स हमारी बात मानते हैं, और जिससे कि हमारी ये मेडिक्लेम की पॉलिसी एनहांस हो जाती है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, जब हम हेल्थ इंश्योरेंस में, व्हीकल इंश्योरेंस के अंदर हम बहुत सपोर्ट करते हैं, गाड़ियों के क्लेम आते हैं तो हमारी टीम पूरी उनको फॉर्म जहाँ पे ऑन द स्पॉट से लेकर के गैरेज तक और अप्रूवल, फाइनल अप्रूवल तक, जहाँ पे उनको डिलीवरी ऑर्डर बोलते हैं, उस तरह का काम हमारी पूरी टीम करती है। जब हम क्लाइंट को एक जनरल इंश्योरेंस के अंदर उतना बड़ा कंफर्ट दे चुके होते हैं, तो क्लाइंट का एक कॉन्फिडेंस बन चुका होता है, और उसके बाद हम क्लाइंट से कहते हैं सर देखो ये जनरल इंश्योरेंस है, यहाँ पे आपने हमारी फैसिलिटीज देख ली है, आपने हमारे को देख लिया कि हम लोग आपको सर्व कर रहे हैं। सर लाइफ इंश्योरेंस यदि आपने हमें अपना ये वर्टिकल दे रखा है, तो आप हमें अपना दूसरा वर्टिकल भी दीजिए जहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस वाला, क्योंकि यदि आपको आज आप हमारे से इस चीज में इस सर्विसेज से सेटिस्फाइड है, तो सर आप ये मान के चलिए हम वहां पे भी एक्सीलेंट सर्विसेज देते हैं। वहां पे भी हम आपकी फैमिली को, यदि खुदा ना खास्ता आपके किसी भी फैमिली मेंबर्स के साथ कोई मिसहैपनिंग होती है, कुछ होता है, तो वहां पे भी हम आपको पूरी तरीके से सर्व करेंगे, जिससे कि आप यू विल बी इन द सेफ हैंड। तो जब हम क्लाइंट्स ने जनरल इंश्योरेंस की सर्विसेज ले रखी होती है, तो उसके साथ फिर उसको हमारे ऊपर थोड़ा ट्रस्ट बना हुआ होता है। ट्रस्ट बने रहने की वजह से हमारा जनरल लाइफ इंश्योरेंस का काम भी उस तरीके से मिल जाता है। और हमें लाइफ और फिर जो आज के दिन बहुत सारे क्लाइंट्स को रिबेट की जो प्रॉब्लम आती है, वो हमारे साथ इसलिए नहीं आती क्योंकि क्लाइंट, हमारे पास जितने भी क्लाइंट्स हैं उन लोगों को पता है कि ये हम लोग रिबेट में बिलीव नहीं करते, हम लोग रिबेट नहीं देते। तो उस तरीके से अब क्लाइंट, कई बार ऐसे रेफरेंसेज आते हैं कि क्लाइंट ने एक रेफरेंस दिया और उसने रेफरेंस में जिस आदमी को रेफरेंस दे रहा है उसको पहले से बोलता है सर ये जैन साहब आएंगे, इनसे कोई रिबेट वगैरह की या डिस्काउंटिंग की बात मत करना, ये इज एन एक्सीलेंट पर्सन, इनके पास बहुत बड़ी टीम है, ये प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं, और इनसे आपको कोई बस सिर्फ इनसे पॉलिसी समझिए और जो अपने बजट के हिसाब से पॉलिसी ले लीजिए।
तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कि मैं लगातार 12 सालों से एमडीआरटी क्वालिफाई कर रहा हूँ और 2021 की एमडीआरटी भी मेरी ऑलरेडी क्वालिफाई हो चुकी है। मैं अपना जो मेरा आज का टॉपिक था जिसमें कि मैंने आपको बताया कि कैसे हम जनरल इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस की मदद से हम कैसे सीओटी कर सकते हैं, टीओटी कर सकते हैं, एमडीआरटीज कर सकते हैं। दोस्तों मेरा पिछले 3 सालों से ऑलमोस्ट एक सीओटी के बराबर का प्रीमियम मैं कमीशन यहाँ से एलआईसी से अर्न कर रहा हूँ हर पिछले 3 सालों से, और करीब 5 एमडीआरटी के आसपास मैं हेल्थ इंश्योरेंस का मेरा प्रीमियम से कमीशन अर्न करता हूँ। तो मैं दोनों को मिला करके इस साल मैंने दोनों को लास्ट ईयर मैं इस चीज को मतलब करना भूल गया था। मैंने नहीं तो लास्ट ईयर भी मैं अपना टीओटी अप्लाई कर सकता था, लेकिन इस बार मैंने कोई 5 एमडीआरटी के करीब मेरी हेल्थ इंश्योरेंस से हुई है और करीब 3 एमडीआरटी के करीब मेरी लाइफ इंश्योरेंस के साथ हुई है। तो टोटल मिला के 7 एमडीआरटी मैंने इस बारी करी थी, और उसके हिसाब से मैंने अपना टीओटी इस बार का 2020 में जो टीओटी क्वालिफाई किया है, 2019 कैलेंडर ईयर के अंदर मैंने टीओटी क्वालिफाई किया है। और इस बार भी यदि मैं अपनी लाइफ इंश्योरेंस में मैंने एमडीआरटी क्वालिफाई कर लिया, और मैं जनरल इंश्योरेंस की बात करूं तो करीब 2 एमडीआरटीज के आसपास का कमीशन हम ऑलरेडी हेल्थ इंश्योरेंस में अर्न कर चुके हैं। तो दोस्तों ये आज का जो टॉपिक मुझे दिया गया था कि मैं जैसे मैंने कहा था कि मैं आज आपको कोशिश करूंगा कि बताने की कैसे हेल्थ इंश्योरेंस के साथ हम अपनी सीओटी टीओटी एमडीआरटीज आराम से कर सकते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपनी सर्विसेज के ऊपर ध्यान दीजिए। जनरल इंश्योरेंस में जो लोग जनरल इंश्योरेंस करते हैं वो सिर्फ आप अपने क्लाइंट को हैप्पी क्लाइंट्स बनाइए। यदि आप अपने हैप्पी क्लाइंट्स बना पाएंगे तो कोई भी ताकत आपको रोकने वाली नहीं है। आपके पास काम सामने से आएगा, रेफरेंसेस सामने से आएंगे, और वो रेफरेंसेस आएंगे जो सेटिस्फाइड लोगों ने रेफरेंसेस दिए हैं। जो सेटिस्फाइड रेफरेंसेस आते हैं उनसे आपकी कोई बहुत ज्यादा आपको टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ता और आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई करता है। थैंक यू वेरी मच। मैं BITV का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आज मुझे इस चर्चा में अपने आज के इस लाइव शो में मुझे बोलने का मौका दिया। मैं रंजीत जी और पूरी BITV का दिल से धन्यवाद देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि जब वो मुझे ये मौका देंगे मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आप एडवाइजर लोगों की जितनी भी मेरे से हेल्प हो सके, जितनी भी मेरे यहाँ से कंट्रीब्यूशन हो सके, मैं पूरा कर सकूं। आज के लिए थैंक यू सो मच। तो चलिए अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि अतुल जैन की बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या है? बताइए, क्या अतुल जैन की बिजनेस स्ट्रेटेजी हेल्थ इंश्योरेंस है? बिल्कुल भी नहीं। अतुल जैन की बिजनेस स्ट्रेटेजी है सर्विसिंग। सर्विसिंग अतुल जैन की बिजनेस स्ट्रेटेजी है। अब आपको यह रामबाण मिल गया। अब इस रामबाण को अपने पास में रखिए, इस रामबाण का उपयोग कीजिए और अपने बिजनेस को खूब बढ़ाइए, अपने बिजनेस को और बढ़ाइए। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें।